Hello students of final year, good afternoon all of you. गर्ल्स नर्सरी स्कूल एजुकेशन में बात करते हैं किंडरगार्टन के सिद्धांत के बारे में। इससे पहले वीडियो लेक्चर में मैंने फ्रॉबेल के योगदान के बारे में आपको बताया था कि जो फ्रॉबेल थे उन्होंने किस तरह से जो बच्चे थे यानी कि पूर्व बाल्यकाल बाल्यावस्था के जो बच्चे थे बालक थे उनके लिए शिक्षा के महत्व को बताते हुए को अपने योगदान के बारे में बात की थी। तो फ्रॉबेल के किंडरगार्टन का सिद्धांत 3 अवयवों पर केंद्रित था। फ्रॉबेल द्वारा लिखित खेल सामग्रियों का प्रयोग उनके द्वारा लिखे हुए खेल गीतों को गाना और खेल व्रत में विभिन्न शैक्षणिक खेलों को खेलना और बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक गोला बनाकर कई शैक्षणिक खेल खेलते थे। देखिए किंडरगार्टन में कुर्सियाँ वृत्ताकार में व्यवस्थित थी ताकि अध्यापक सभी बच्चों की ओर समान रूप से ध्यान दे सके और वे सारे बच्चे भी उसे भली भांति देख सकें। खेल सामग्रियों के कारण ही किंडरगार्टन का दृष्टिकोण एवं पद्धति अपने आप में नवीन थी। ठीक है, तो देखो बच्चों ये भी मैंने आपको पहले बताया था कि जो किंडरगार्टन पद्धति थी फ्रॉबेल ने जो दी थी वो खेल पद्धति पर आधारित था, यानी कि बच्चों को खेल खेल के माध्यम से पढ़ाया जाए, उनको सिखाया जाए। तो इसमें देखो आपने पढ़ा कि जो इसमें बच्चों की कुर्सियाँ थी, यानी कि जो बच्चों को बैठने के लिए जो कुर्सियाँ जिस पर बच्चे बैठते थे वो वृत्ताकार यानी कि एक राउंड में कुर्सियाँ पड़ी हुई बिछा होती थी, सेटिंग कर दी जाती थी और उन्हीं पर बच्चे बैठते हैं ताकि जो है अध्यापक जो है वो सभी बच्चों पर एक समान ध्यान दे सके और सभी बच्चे शिक्षक को भी आराम से भली भांति देख सकें। किंडरगार्टन सिद्धांत की खेल सामग्रियाँ 2 प्रकार की थी, पहली ज्यामितीय पैटर्न और दूसरी मॉडलिंग। देखिए ड्राइंग करने, सिलाई करने और रंग भरने जैसी क्रियाओं के लिए आवश्यक सामग्री ज्यामितीय पैटर्न गिफ्ट कहा जाता था, यानी कि बच्चों को कला ड्राइंग चित्रकारी करना जैसे कि कलर करना स्केच करना और दूसरी ड्राइंग करने और सिलाई करने जैसे कि क्रियाओं को ऑक्यूपेशन यह काफ़ी हद तक बच्चों को मुक्त रूप से खेलने के अवसर देते थे। देखिए 2 प्रक्रियाएं जैसे कि ज्यामितीय पैटर्न यानी कि बच्चे जो हैं वो ड्राइंग करें उसमें कलरिंग करें और साथ ही जो एक ऑक्यूपेशन जैसे कि बच्चों को काफ़ी हद तक मुक्त रूप से खेलने के अवसर देना और बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक। देखिए ऑक्यूपेशन से अर्थ ये भी लगाया जा सकता है कि बच्चों के अंदर ऐसे कौशल ऐसे स्किल्स को डेवलप किया जाए कि ताकि बच्चे जो हैं वो मुक्त रूप से उनको व्यवहार में लाकर सीख सकें, खेल खेल में सीख सकें, जो बच्चों के आगे जाकर व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक हो सकें। साथ ही यह आकार आकृति बनावट रंग और संख्या के संकल्पनाओं के विकास में भी सहायक होते थे। देखिए जो उनके 2 पैटर्न थे खेल सामग्रियों के वो काफ़ी हद तक बच्चों को आकृतियों की पहचान होना, आकार की शेप्स की, उनके टेक्सचर के बारे में पता करना होना, आइडेंटिफाई करना उनके कलर के बारे में और साथ ही संख्या के संकल्पनाओं के यानी कि जो नंबरिंग जो फिगर्स थी उनके बारे में बच्चों को आइडेंटिफिकेशन होना, आइडेंटिफाई होना कि बच्चा इनको खेल खेल के माध्यम से ब्लॉक के माध्यम से नंबरिंग जो फिगर थी पजल गेम थे उन आकृतियों के माध्यम से बच्चों की संकल्पनाओं का विकास हो सके। फ्रॉबेल ने गिफ्ट्स को सावधानीपूर्वक श्रेणीबद्ध किया जाता था और गिफ्ट्स का क्रम इस प्रकार निर्मित किया जाता था कि वे बच्चों को एक अवस्था की क्रिया द्वारा विचारधारा से दूसरी अवस्था की विचारधारा में ले जाते थे। यह गिफ्ट शिक्षा का प्रभावी आधार था। देखिए फ्रॉबेल की जो पद्धति थी उसमें बच्चों को मोटिवेट करने के लिए उनको गिफ्ट्स भी दिए जाते थे कि ताकि अगर बच्चा कुछ अगर काम करता है कार्य करता है और उसको अगर प्रोत्साहित किया जाए, उसको गिफ्ट्स द्वारा उसको अप्रिशिएट किया जाए तो आगे जाकर बच्चा और उसको जो है मोटिव किया जाए तो बच्चे को ऐसे में क्या होता है कि आगे काम करने की जो है उसको एक तरह से मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और साथ ही जो गिफ्ट शिक्षा का एक प्रभावी आधार इसका है क्योंकि बच्चा जो है वो जैसे कि मरिया मोंटेसरी ने
जो बात की थी हमने उनको गिफ्ट्स और दंड को उन्होंने कहा था कि ये सही नहीं है बच्चों की शिक्षा के लिए। एक तरह से बच्चा इसमें जो है वो जो भविष्य के लिए जो शिक्षा ग्रहण करता है वो उसको नहीं मिल पाती है। लेकिन फ्रॉबेल ने अपने पद्धति में गिफ्ट्स बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए पारितोषिक का प्रावधान भी रखा था। फ्रॉबेल ने गीतों, संकेतों और कलाकारों के बीच सजीव संबंध भी देखा और उन्होंने इन तीनों में बच्चों में अभिव्यक्ति के 3 समन्वय के रूप में माना। जो बच्चे को सिखाना है उसे पहले गाने के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है, जैसे कि हम देखते हैं कि नर्सरी स्कूल में जो बच्चों को पोइम्स और राइम सिखाई जाती है, राइम्स वो बच्चों को एक्शन के थ्रू सिखाई जाती है। तत्पश्चात उसे नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है या संकेतों या गतिविधियों द्वारा व्यक्त किया जाता है और अंततः कागज या मिट्टी की सहायता से कुछ निर्माण करके प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि उन्होंने देखिए कितनी चीज़ों को अपने शिक्षा पद्धति में जगह दी कि बच्चों को कुछ भी अगर सिखाना है तो वो पहले गीतों के माध्यम से, फिर संकेतों के माध्यम से यानी कि अभिनय के द्वारा, कि बच्चे को अगर कोई भूमिका द्वारा बच्चों से संकेतों द्वारा और उसी चीज़ को गीतों या कलाकारों के बीच सजीव कलाकारों के द्वारा, जैसे कि कोई भी बच्चे की को ड्राइंग एंड पेंटिंग, जैसे आपने अभी आगे पढ़ा, तो वो बच्चे को क्राफ्ट पेपर के द्वारा जैसे बच्चा जो है वो अच्छी तरह सीखता है। साथ ही मिट्टी के खिलौने बनाना, छोटे छोटे उनसे कुछ भी आकृतियाँ बनाना, तो उन्होंने इस चीज़ को ज़्यादा महत्व दिया कि बच्चों को गीतों, संकेतों और कलाकारों के द्वारा बच्चा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा सीख सकता है और वो ऐसा सीखता है कि जो वो जीवन भर उसे याद रखता है। किंडरगार्टन के अध्यापिका को निष्क्रिय होकर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि उसे गिफ्ट्स और ऑक्यूपेशन के साथ बच्चों के खेल को सावधानीपूर्वक निर्देशित करना चाहिए। उससे अपेक्षा की जाती है कि वह बच्चों को कुछ क्रियाएं करके सिखाए, गीत गाए और जब जब बच्चे गिफ्ट के साथ खेलें तो उन्हें खेलने के हेतु कुछ सुझाव दे। देखिए किंडरगार्टन की अध्यापिका की अगर बात करें तो उन्होंने यह कहा था कि निष्क्रिय होकर नहीं बैठना चाहिए ना, खुद एक्टिव रहना चाहिए एक अध्यापिका को। साथ ही बच्चों को इस तरह की उन्हें निर्देशित करे कि वो जो है बच्चा खेल खेल के माध्यम से, गीतों के माध्यम से वो बच्चा जो है सीखे। और वो खुद भी शिक्षिका को चाहिए, अध्यापिका को, वे खुद बच्चों को जैसे कि कोई उसको पोएम बच्चों को लर्न करानी है या सिखानी है, या किसी भी कोई भी लेसन है उसका जो है मॉरल वैल्यूज़ उसको बतानी है, तो वो उसको एक उदाहरण के द्वारा उसको कोई भी पोएम उसको याद करानी है तो वो उसको एक्शन करके सिखाए, ताकि बच्चा उसको जल्दी से जल्दी उसको एक तरह से सीख ले, लर्न कर ले और अपने दिमाग पर उसको बैठा ले और उसे सहानुभूति, विनम्रता और सहयोग जैसे कुछ मूल्य भी बच्चों के मन में बैठाने होंगे। देखिए जैसे कि ये जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, जो नैतिक मूल्य हैं, सहानुभूति है, विनम्रता है, सहयोग की भावना है, ये बच्चों को बच्चों के मन में उसको बैठाने होंगे। और बच्चों को भारी अनुशासन की बजाय अन्य प्रेरित अनुशासन से नियंत्रित होने की प्रेरणा देनी चाहिए। यानी कि बच्चों पे कड़े अनुशासन ना लगाएं, कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शंस ना लगाएं, कोई पनिशमेंट ना दें उनको, कि ताकि वो उनको वो जो सब वो सीखने आए हैं वो उनको बोझ लगे, उनको भार लगे और वो कोई भी चीज़ मजबूरी में सीखें, है ना। तो एक ऐसा वहाँ पर बच्चों को वातावरण, एक अध्यापिका को, जो भी नर्सरी स्कूल के निर्देशिका होती हैं, इस तरह का बच्चों को वातावरण दें कि वो बच्चा जो है वो खुद अपने आप ही डिसिप्लिन मेंटेन करना सीख जाए, खेल खेल में सीखे और साथ ही जो आदर है, सद्भावना और आपसी समझ की भावना पर यह बच्चों के निर्भर करता है, न किसी भारी सत्ता और निर्देशित द्वारा होता है। देखिए कभी भी किसी भी बच्चे को कोई चीज़ है, अनुशासन की है या कोई भी नैतिक मूल्य बताने हैं, तो वो बच्चों पे कोई भारी अनुशासन या डिसिप्लिन रखकर नहीं, ना तो उनको डांट डपट कर, बल्कि उनके साथ एक सॉफ्ट कॉर्नर रखकर, उनके साथ अच्छा व्यवहार करके, उनके साथ अच्छा जो है लैंग्वेज इस्तेमाल करके, प्रयोग करके काफ़ी हद तक उनको बताया जा सकता है। बिल ने कहा कि उस उम्र में बच्चों के साथ काम करने के लिए महिलाओं को प्रशिक्षित करना चाहिए। किंडरगार्टन की जिम्मेदारी सभी लोगों द्वारा वहन की जाती है। व्यक्ति के अधिकारों का सम्मान किया जाता है और आपसी सहयोग को बढ़ावा भी दिया जाता था। तो देखिए किंडरगार्टन
पद्धति में बिल ने ये भी कहा था कि इस उम्र में बच्चों के साथ काम करने के लिए महिलाओं को प्रशिक्षित करना चाहिए। देखिए बच्चों, ये मिसप्रिंट हो गया है, या फ्रॉबेल ने कर लेना कि फ्रॉबेल ने कहा कि उस उम्र में बच्चों के साथ काम करने के लिए महिलाओं को, यानी कि प्रशिक्षित जो हैं वो अध्यापिकाएं, शिक्षक शिक्षिकाएं होनी चाहिए, ताकि उन्हें बताया जा सके ट्रेनिंग के माध्यम से कि जो नर्सरी स्कूल के बच्चे हैं उन्हें किस तरह से उनको शिक्षित किया जा सकता है, उनके व्यवहारों को जो है वो ऑब्ज़र्व किया जा सकता है, उनकी गतिविधियों को ऑब्ज़र्व किया जा सकता है, ताकि उनके व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सके और उनको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया जा सके। तो गर्ल्स, आज हमने बात की फ्रॉबेल के सिद्धांत के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके गर्ल्स, मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।